नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मीनारायण एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो खास तौर से है, एकदम बेसिक है। यदि आप एमपी के बारे में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं आप उस तरीके से अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी बातें याद रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपके सामने दिख रहा है मध्य प्रदेश का नक्शा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये नक्शा जो है वो भरना आना चाहिए। ये सारे जिले जो हैं पूरे के पूरे 52 जिलों को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है। आप क्या करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें और प्रिंट करा करके प्रैक्टिस करिएगा कि ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के मैप के वो आप भरें, ताकि आप आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से कर पाएं। जब आप मैप भरना सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। जब मैप से क्वेश्चन आता है तो गलत होने के चांस रहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जिले जो हैं वो 2 राज्यों को सीमा को टच करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप जब मैप भरना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, भौगोलिक विस्तार की। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि भौगोलिक विस्तार में हम किसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार में किसकी, जो हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति है वो पूरी पृथ्वी में किस जगह पे अवस्थित है उसकी जानकारी हमें मिलती है किससे, भौगोलिक विस्तार से। तो देखिए, ये सामान्य सी चीज है, सभी जानते होंगे, लेकिन हम कुछ स्पेशल चीज देखेंगे। हम बात करेंगे 1956 की स्थिति में। 1956 की स्थिति में जो भौगोलिक विस्तार था वो क्या था वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात है 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के, क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के 26 डिग्री और 30 मिनट जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। हम जानते हैं कि हम किस गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हमने क्या लिखा है इधर पर, उत्तरी अक्षांश। जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो पृथ्वी का गोलार्ध होता है उत्तरी और दक्षिणी, तो हम किस में हैं, उत्तरी में। जब यहां से कर देते हैं तो ये पूर्वी हो जाता है और ये इस साइड का क्या हो जाता है, पश्चिमी। तो हम यहाँ पूर्वी एरिया में है और यहाँ उत्तरी एरिया में है। तो देखिए, अब हम बात कर रहे थे किसकी, 1956 में जो भौगोलिक विस्तार होगा वो कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट, ये क्या होगा, पूर्वी देशांतर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1956 की स्थिति में क्या हो गया, भौगोलिक विस्तार। और अगर वर्तमान समय की बात करें कि वर्तमान समय में क्या होगा, तो भाई देखिए 21 डिग्री 6 मिनट से कितना होगा, 26 डिग्री 30 मिनट जो रहेगा वो उत्तरी अक्षांश रहेगा। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लगा करके कितना रहेगा, 82 डिग्री 48 मिनट जो रहेगा पूर्वी देशांतर रहेगा। ये दोनों चीज मैंने आपको साथ में इसलिए बताई है कि आप दोनों में डिफरेंस कर सकें कि क्या कुछ अंतर है दोनों के पार्टीशन के बाद की स्थिति में। क्योंकि हम जानते हैं कि 2000 में क्या हो गया था, छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हो गया था। उसके बाद में निश्चित रूप से इसकी भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि जो क्षेत्रफल था वो कम हो गया है। तो आपके उत्तरी अक्षांश और देशांतरों में परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए, ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई अगर हम बात करें
विस्तार की बात करेंगे हम, दिशाओं के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई मैप में जब हम अध्ययन करते हैं तो कहाँ पर कौन सी दिशा रखी जाती है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं दूरियों की, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दूरी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, 1956 की। तो भाई उत्तर से दक्षिण कितनी थी और पूर्व से पश्चिम कितनी थी। हम ध्यान रखिएगा कि हम मैप भले ही छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद का रखा हुआ है, परंतु हम बात किसकी कर रहे हैं, 1956 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पूरब से पश्चिम की जो दूरी थी 1956 के हिसाब से वो कितनी थी, 996 किलोमीटर, 996 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। कब की स्थिति में, 1956 की स्थिति में। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में अगर देखें तो कितनी होगी, 1127 यानी 1127 किलोमीटर जो थी वो कितनी, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो रहेगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा कि 1956 की स्थिति में अगर भौगोलिक विस्तार होगा तो ये होगा। अब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो देखिए, पूरब से पश्चिम कितनी है, 870 किलोमीटर। याद होगा आपको यदि आपने मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, 605 किलोमीटर। क्लियर। देखिए, हम दो चीजें देख चुके हैं, एक तो भौगोलिक विस्तार देख चुके हैं, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 1956 का भी और वर्तमान समय का भी। इसके अलावा हम दूरियां देख चुके हैं कि भाई पूरब से पश्चिम 1956 में कितनी थी और अब कितनी है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की, कि भाई 1956 में कितना था। तो 1956 में कितना था, 443446। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, 44 34 46। ये कब का था, ये 1956 की स्थिति में है। और वर्तमान स्थिति की बात करेंगे कि भाई वर्तमान स्थिति में कितना है, तो वर्तमान स्थिति में कितना है, 308245। कई सारी बुक्स में आपको मिलेगा 308252 मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा, 252। परंतु मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य में करार घाटी, नर्मदा अंचल की एक घाटी है, उस विवाद के कारण जो है, जो क्षेत्रफल है वो 308245 ज्यादा सही है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्षेत्रफल भी हमने देख लिया कि भाई 2000 के बाद का क्या था और उससे पहले का क्या था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई सीमावर्ती राज्य, ध्यान रखेंगे कि अभी यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले 1956 की। मैप आपके सामने 2000 के बाद का है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद का है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, 1956 की। यानी कि इस समय क्या था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक ही हिस्से थे। तो अगर सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो 1956 की स्थिति में थे 7 राज्य। 7 राज्य थे। कौन कौन से थे, तो भाई एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा राजस्थान, चौथा हो जाएगा बिहार, बिहार के बाद हो जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा, और फिर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये जो राज्य थे वो 1956 में, यानी छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पहले मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती थी वो कितने राज्यों से होके लगती थी, तो वो लगती थी 7 राज्यों से। ध्यान से देखिएगा कि 1956 में जो सीमा लगती थी मध्य प्रदेश की, कितने हिस्सों से लगती थी, 7 स्टेट से टच करती थी सीमा। अब हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति की। तो देखिए, वर्तमान स्थिति में आपको पता ही है क्या, कि ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश, अब ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, यहां पे हो जाएगा हमारा गुजरात, यहां पर हो जाएगा राजस्थान। तो कितने राज्य हो जाते हैं, 5 राज्य हो जाते हैं वर्तमान स्थिति में। 5 राज्यों से हमारी सीमा
लगती है। जब आगे हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आप कैसे याद रखेंगे। जब कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा टच होती हैं, उनकी हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ से कितने जिले टच होते हैं। जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद कराया जाए तो हम वहां पर आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक्स लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, राजकीय पुष्प। जैसे कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय पशु पक्षी पुष्प होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के भी विभिन्न चीजें होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए राजकीय पुष्प जो है वो सभी जानते हैं क्या होता है, सफेद लिली जो है वो राजकीय पुष्प है। लेकिन कई बार मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए और ऑप्शन में आपको सफेद लिली ना मिले, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्नों में ये जो ऑप्शन है वो कई बार साइंटिफिक नाम दे देते हैं। तो साइंटिफिक नाम क्या है इसका, तो इसका साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडियम। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, लिलियम कैंडियम। अगर कभी पूछ लिया जाए कि मध्य राज्य का राजकीय पुष्प क्या है और ऑप्शन में आपको सफेद लिली ना मिले, लिलियम कैंडियम मिले, तो हम किसको लगाएंगे, लिलियम कैंडियम को। ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। अब देखेंगे हम किसको, पशु को, कि राजकीय पशु कौन सा है, तो हम जानते हैं कौन सा है, बारहसिंगा। बारहसिंगा है। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राज्य का पशु मतलब राजकीय पशु जो है वो किस प्रजाति का है, तो भाई वो है बेडरी प्रजाति का। बेडरी प्रजाति का रहेगा। और इसका अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका होगा वैज्ञानिक नाम रुसरवर्स डुबाउसेली। क्या रहेगा इसका नाम, रुसरवर्स डुबाउसेली जो रहेगा बारहसिंगा का साइंटिफिक नाम रहेगा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि राजकीय पशु को दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1981 में इसको राजकीय पशु घोषित किया गया। क्लियर है यहां तक। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए हम पशु देख चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे राजकीय पक्षी की। पक्षी जो है वो क्या है, हमारा दुग्धराज या दूधराज भी इसको कहते हैं। और इसके अलावा शाही बुलबुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या है, शाही बुलबुल। शाही बुलबुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरी चीज अगर इसकी बात करें कि भाई इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप सभी जानते होंगे कि इसका नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये भी जो है राजकीय पक्षी के रूप में कब इसे सम्मिलित किया गया, तो 1981 में इसे भी सम्मिलित किया गया। एक बार अगर आपको समझ में ना आ रहा हो या आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करें, वहां से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी। अब हम देखेंगे वृक्ष को। तो वृक्ष आपको पता ही है क्या है, बरगद है। अब इसका भी कई बार क्या होता है, मान लीजिए वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए। देखिए पैराडाइज फ्लाई कैचर इसलिए अब नॉर्मल हो गया है क्योंकि परीक्षाओं में इसको पूछ लिया गया है, इसलिए सबको याद है। लेकिन बाकी जो नाम है, वो जो साइंटिफिक नाम है वो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो आपको आना चाहिए। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है फाइकस वेनगेलेंसिस। । 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
वेनगेलेंसिस, फाइकस वेनगेलेंसिस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका? वेनगेलेंसिस। इसका जो नाम है वो क्या है? वैज्ञानिक नाम है बरगद का। और इसको कब शामिल किया गया? तो 1971 में इसको राजकीय वृक्ष के रूप में सम्मिलित किया गया। देखिए, अब देखें मछली को, तो मछली कौन सी है भाई? महाशीरा, सभी जानते हैं। हिंदी जो नाम है सभी जानते हैं। महाशीर जो है वो क्या है? राजकीय मछली है। परंतु अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो क्या है इसका? टॉरप्यूटिटोरा। टॉरप्यूटिटोरा जो है वो राजकीय मछली है। और ये कब सम्मिलित की गई है? तो ये 2011 में सम्मिलित की गई है। दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं उन सभी के हिंदी नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक नाम है वो खास तौर से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको साइंटिफिक नाम दे दिए जाते हैं तो प्रश्न काफ़ी हद तक कठिन हो जाता है। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। देखिए, खेल की अगर बात करें तो खेल भी सभी जानते हैं। खेल क्या है? खेल मलखंभ है। कई लोग नहीं जानते कि ये मलखंभ क्या होता है, तो उनके लिए बता दूं कि एक लकड़ी का खंभा लगा होता है, उस पर जो हमारे कहना चाहिए पहलवान लोग जो होते हैं वो उस पर कर्तव्य दिखाते हैं। आपने दशहरे के मौके पे देखा होगा, जो विभिन्न अखाड़े वगैरह घूमते हैं वो प्रदर्शन दिखाते हैं, तो वो जो जिस प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं वो मलखंभ ही होता है। तो राजकीय खेल क्या हो गया? मलखंभ हो गया। सम्मिलित कब किया गया? 2013 में किया गया। मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2013 में। अगर फसल कहें तो देखिए, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो फसल क्या हो जाएगी? सोयाबीन। ठीक। अब इसका दूसरा नाम ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स रहेगा इसका वैज्ञानिक नाम। ये चीज़ें आपको खास तौर से मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो चीज़ें हैं साइंटिफिक नाम वगैरह जो है ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। अगर फल की बात करें तो फल कौन सा है? आम है। और आम को क्या बोलते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। ये नाम जो है वैज्ञानिक, ये जो मशहूर जो फ्रूट्स हैं कई लोग जानते हैं इनके नाम, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इसको क्या बोलते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका जो क्या है? राजकीय फल है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम किसकी? नृत्य की। कि नृत्य कौन सा है भाई? तो नृत्य होता है राई। सभी जानते हैं राई जो है खास तौर से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंचलों में इसको किया जाता है। और बुंदेलखंड के इलाके में मैं आपको बता दूं कि जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है, शादी विवाह का माहौल होता है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। नाट्य की अगर बात करें कि नाट्य क्या है, तो नाट्य जो है वो क्या है? माच, जो कि मालवांचल में किया जाता है। नाट्य कौन सा है? माच है। नदी, वैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। और सबसे प्रमुख नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? तो वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम सारी डिटेल सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब देखेंगे हम
क्या क्या राज्यसभा सीट है, राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीट है और विधानसभा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना कंपटीशन, तो वो भूल जाते हैं कि क्या है। देखिए यहां पर बात हम किसकी कर रहे हैं, राज्यसभा। तो देखिए जब हम 11 लिखते हैं हिंदी में तो कैसा लिख देते हैं, 11, इस प्रकार से लिख देते हैं। पर बोलचाल में हम क्या करते हैं, बोलचाल में हम इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से हम बोल देते हैं। पर सही उच्चारण क्या होता है, 11, हा का उच्चारण आखिर में होता है। लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि जब यहां पर ये रा का आप देखें तो आप ध्यान रखिए कि संख्या कितनी है इसकी, 11, राज्य 11। विधानसभा को सभी पता रहता है कि 230 जो है, 230 + 1 रहती है, जो एक रहता है वो मनोनीत किया जाता है, बाकी चयन चुनाव के माध्यम से चयन किया जाता है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 29। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और हमें सुझाव भी ज़रूर दीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।